Hello students and welcome back to my channel. So today we are going to discuss chapter number 14 of your class 9 science, that is natural resources. So we'll start with your exercises first. So question number 1 is, why is the atmosphere essential for life? Now before answering this question, you must know that what is atmosphere. Now I am sure you all are aware of the term. You have already studied this in your previous classes like 3rd grade, 4th grade, even in your 6th grade. So what is atmosphere? Atmosphere is the layer of gas that surrounds the earth. Or we can also say that atmosphere consists of several different gases. Now let's jump to the question. यहाँ पे क्या बोला है? Why is the atmosphere essential for life? So atmosphere हमारे life के लिए इतना essential क्यों है? Because it maintains an appropriate climate for the sustenance of life by carrying out the following activities. All total यहाँ पे आपको 3 पॉइंट गिवन है. First, atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly constant during daytime. Second, it prevents a sudden increase in temperature during daytime. And last point, it also slows down the escape of heat from the surface of the earth into outer space during night time. तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आपके वे पे भी इसको लिख सकते हो. नाउ देखो मैं आपको एक जिस्ट बता देती हूँ. एटमोसफियर में क्या होता है? वेरियस गैसेस का मिक्सचर होता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इनका परसेंटेज भी आपको पता होगा. ये सब हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो ये सब क्या है? बेसिस है ऑफ लिविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो सबसे पहला जैसे अगर हम लोग प्लांट्स का बात करें, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कैसे हो रहा है? इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ्स एटमोसफियर. जैसे देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए. सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? एटमोसफियर प्रोवाइड कर रहा है. उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? जो एटमोसफियर वो क्या करता है? जो अर्थ का टेम्परेचर उसको एवरेज बनने में बहुत हेल्पफुल है. जैसे ज़्यादा गर्मी नहीं हो जा रहा है, ज़्यादा ठंडी नहीं हो जा रही, एकदम एवरेज रखता है. सो इसी के वजह से हो रहा है. फिर जैसे देखो हमने कैंडल एक्टिविटी किया था प्रीवियस क्लास पे, बर्निंग, आपको याद होगा. तो ये सब जो प्रोसेस है लाइक बर्निंग, देन रेस्पिरेशन, कंबशन, ये सब कैसे देखो कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू द एटमोसफियर. So I hope it's clear. Next is question number 2. Why is water essential for life? Very simple. So water is essential for life because of the following reason. 2 points से आप first. Most biological reactions occur when substances are dissolved in water. Very very important line. Thus, all cellular processes need water as a medium to take place. Second point, transportation of biological substances need water as a medium. So देखो जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, देन डाइजेशन, या फिर कोई भी अदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? वाटर. उसी से ये सब चीज़ें सपोर्ट होता है. जैसे आपने सुना होगा, हमें हमेशा ऐसा बोला जाता है जो लिविंग बींग्स है, इट इज़ कम्पोज ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर. करेक्ट. फिर जैसे अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात करें, एक जगह से दूसरे जगह का सब्सटेंसेस को जाना, जैसे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. एंड दैट इज़ वाई वाटर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. So next is the question number 3, and it is actually very important question. How are living organisms dependent on the soil? Are organisms that live in water totally independent of soil as a resource? तो देखो ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर पे ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था. सॉइल का चैप्टर अगर आपको याद है, सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस होता है. सो ये क्वेश्चन देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन दी सॉइल. तो सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनका आपको बोलना है. सेकंड, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म वाटर पे रहता है, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, क्या वो टोटली इंडिपेंडेंट है? क्या उनको सॉइल का कोई ज़रूरत नहीं है एज ए रिसोर्स? सो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं. ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल. सम डिपेंड डायरेक्टली while some depend indirectly. Plants need soil for getting support as well as nutrients to prepare their food.
On the other hand, organisms depend on plants for food and other substances that are essential for life. Herbivores depend directly upon plants, and carnivores depend upon animals, which in turn depend upon plants for food. This makes them depend on soil indirectly. Organisms that live in water are not totally independent of soil as a resource. These organisms depend on aquatic plants for food and other substances. Okay, so these aquatic plants in turn require minerals for their sustenance. These minerals are carried to water bodies from soil by rivers, rainwater, etc. And without the supply of minerals from the soil to the water bodies, it is impossible to imagine aquatic life. तो आई एम श्योर आपको जो सॉइल का इम्पोर्टेंस है वो पता होगा. ठीक है, तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? सॉइल पे. ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है. तो जो प्लांट्स है हमें पता है जो लाइक वाटर मिनरल्स वो ऑब्टेन कहाँ से करते? थ्रू दी सॉइल. एंड उससे क्या करते हैं? उनका खाना बनता है. ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हर्बीवोर्स यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? ग्रास को खाते हैं. वो किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली अपॉन प्लांट्स. एंड जो कार्निवोर्स है जो हार्बीवोर को खाते हैं, ये क्या एक फूड चेन दिखा रहा है, वो किस पे डिपेंडेंट है? एनिमल पे, विच इन टर्न डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड. तो इससे क्या हुआ? इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो गए? सॉइल पे. सेकेंड पार्ट में जैसे बोला जो ऑर्गेनिज्म से वाटर पे रहते हैं वो एकदम इंडिपेंडेंट है क्या सॉइल से? ऐसा नहीं होता है. ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्चुअली किस पे डिपेंडेंट है? एक्वाटिक प्लांट्स पे. हाँ, वो क्या है आपका? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वही क्या है आपका? मेन एंड चीफ एलिमेंट ऑफ द फूड चेन, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी. फिर जैसे वेरियस जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल पे, जैसे अगर आप ये भी लिख सकते हो, जो वेरियस माइक्रोब्स होते हैं सॉइल पे वो क्या होता है आपका? इट हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर, which helps in returning the nutrients and elements back to the water. So I hope it's clear. Now let's move on to question number 4. You have seen weather reports on television and in newspapers. आपने देखा होगा वेदर रिपोर्ट टेलीविज़न पे एंड न्यूज़पेपर्स में. सो हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द वेदर? तो वेदर को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है? क्या आपको इसका रीज़न पता है? जैसे आप लोग मोबाइल पे देख लेते हो 14 डेज फोरकास्ट, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? The Meteorological Department of the government collects data on the elements of weather such as maximum and minimum temperatures, maximum and minimum humidity, rainfall, wind speed, etc. They are able to study these elements using various instruments. The maximum and minimum temperature of a day is measured by a thermometer known as maximum minimum thermometer. I am sure you know this. Rainfall is measured by an instrument known as rain gauge. Wind speed is measured by anemometer. There are various instruments used to measure humidity. So देखो वेदर को जो स्टडी किया जाता है उसके लिए क्या होता है? कलेक्शन होता है वेरियस एलिमेंट्स का, जैसे हाई एंड लो टेम्परेचर, देन ह्यूमिडिटी कितना प्रेजेंट था, रेनफॉल का पैटर्न देखा जाता है, विंड स्पीड देखा जाता है एंड मोर, यूजिंग वेरियस फिगर्स एंड फैक्ट्स विद रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको सब नाम दिख रहा होगा. तो ये सब जो डाटा कलेक्ट करते कौन कलेक्ट करता है? मेट्रोलॉजिस्ट. एंड देन वी आर एबल टू फोरकास्ट दी वेदर. उन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इन सब चीज़ को स्टडी करके फिर जो वेदर है उसको फोरकास्ट कर देते हैं. So next is question number 5. We know that many human activities lead to increasing levels of pollution of the air, water bodies and soil. Do you think that isolating these activities to specific and limited areas would help in reducing pollution? So आजकल क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब किस लिए हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो अगर हम लोग कुछ जगह पे आइसोलेट कर दे इस एक्टिविटीज़ को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ स्पेसिफिक और लिमिटेड एरिया पे, क्या ये पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा? सो लेट्स क्विकली रीड द आंसर फर्स्ट. येस, isolating human activities to specific areas would help in reducing levels of pollution.
For example, setting up of industry in isolated regions will control pollution to some extent. The pollution caused by these industries will not contaminate water resources, agricultural land, fertile land, etc. सो जैसे क्वेश्चन में बोला है, क्या हम लोग इससे पोल्यूशन को थोड़ा भी होने से रिड्यूस कर सकते, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। जैसे हम लोग ने क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा आइसोलेट अगर कर दिया स्पेसिफिक एरियाज़ पे, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन का जो लेवल है थोड़ा तो रिड्यूस होगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल भी आपको गिवन है, अगर हम लोग कुछ आइसोलेटेड रीजन्स पे जाके इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे तो उनके नियर बाई जो आपका क्या है, उतना हाई लेवल का तो पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। जैसे वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल लैंड, ये तो कंटामिनेट नहीं होगा। Hence, we can say that limiting activities certain place will definitely help the air pollution to be controlled to some extent. So this is the last question. Write a note on how forests influence the quality of our air, soil and water resources. So I am sure आपको पता होगा, हमने ये सब previous classes भी किया था. Forest our lifeline. I hope you remember. तो यहाँ पे क्या बोलना है आपको, जो फॉरेस्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्वालिटी ऑफ एयर को, सॉइल को एंड वाटर रिसोर्स. फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, soil and water resources in various ways. Some of them are: first, forest balance the percentage of CO2 and oxygen in the atmosphere. The increasing amount of CO2 caused by human activities is balanced by a larger intake of carbon dioxide by plants during the process of photosynthesis. Simultaneously, a large amount of oxygen is released. Second point, forest prevents soil erosion. Roots of plants bind the soil tightly in a way that the surface of the soil cannot be eroded away by wind, water, etc. Third point, forests help in the replenishment of water resources. During the process of transpiration, a large amount of water vapor goes into the air and condenses to form clouds. These clouds cause rainfall that recharge water bodies. तो फॉरेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स? तो देखो, जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेस्ट क्या बैलेंस करता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं CO2 एंड इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. करेक्ट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया. सो यू कैन ऑल्सो एड वन मोर पॉइंट, फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द एयर बाय एब्जॉर्बिंग CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये भी आप ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट क्या कैटेगरी है आपका, सॉइल. नाउ देखो, जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, दे होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली. उससे क्या होता है, सॉइल इरोशन प्रिवेंट होता है. ठीक है. फिर फॉरेस्ट क्या करता है, इट एड्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल एज लॉट ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट गेट्स डिकम्पोज्ड. ये सब आपको, आई होप आपको याद होगा, हमने जो पहले ही मैंने बोला, आपने प्रीवियस ये सब क्लासेस पे किया हुआ है. आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है. लास्ट है आपका वाटर. वाटर क्या करता है, देखो फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट हेल्पिंग ब्रिंगिंग रेन एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन अंडरग्राउंड लेवल. ट्रांसपिरेशन के टाइम में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कहाँ चला जाता है, बैक इनटू द एयर, एंड वहाँ पे ऊपर जाके क्या होता है, कंडेंस हो जाता है. क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड यही जो क्लाउड्स है, दीज क्लाउड्स कॉज रेनफॉल दैट रिचार्ज द वाटर बॉडीज. जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, रिचार्ज किसको कर रहे हैं, अंडरग्राउंड लेवल. ओके.